सोचिए एक ऐसे युद्ध के बारे में जो मिडिल ईस्ट में दशकों से सुलग रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इसे रोक नहीं पा रही हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां सच कहें तो नियम कायदे अक्सर ताक पर रख दिए जाते हैं, खासकर जब इसमें शामिल देश बहुत शक्तिशाली हों। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? क्या ये हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन थे? और इस पूरे खेल में अमेरिका का क्या रोल है, जिसने एक क्षेत्रीय लड़ाई को एक ग्लोबल संकट बना दिया है? चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में तो दुश्मनी इस हद तक है कि इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, और वहीं ईरान की सड़कों पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगना एक आम बात है। पर आपको पता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब हालात बिल्कुल अलग थे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। क्या ईरान और इजराइल शुरू से ही दुश्मन थे? जवाब शायद आपको चौंका दे। बिल्कुल नहीं। 1979 तक तो उनके रिश्ते काफी सामान्य हुआ करते थे। तो फिर 1979 में ऐसा क्या बदल गया जिसने दोस्ती को इस गहरी दुश्मनी में तब्दील कर दिया? लगभग 40 सालों तक ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उन्होंने देश को मॉडर्न बनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से समाज में एक गहरी दरार पैदा हो गई। 1978 आते आते लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। इन विरोध प्रदर्शनों ने शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आयतुल्लाह खुमैनी के लिए सत्ता का रास्ता साफ हो गया। और इस एक क्रांति ने ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, शाह के दौर का ईरान, जो अमेरिका का इतना करीबी दोस्त था, वो रातों रात एक ऐसे इस्लामिक रिपब्लिक में बदल गया जो अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान और इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। ये एक जबरदस्त बदलाव था। और आज के दौर में ये सारी दुश्मनी आकर एक चीज पे टिक गई है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को समझना होगा जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया का एक न्यूक्लियर क्लब है जो तय करता है कि किसके पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं और किसके पास नहीं। इस क्लब के 3 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, कोई नया मेंबर नहीं बनेगा, मतलब कोई भी नया देश न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। दूसरा, जो पुराने मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे अपने हथियार कम करेंगे। और तीसरा, कोई भी देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों जैसे बिजली बनाने के लिए कर सकता है। पर अब आता है एक मजेदार ट्विस्ट। भारत, इजराइल और पाकिस्तान जैसे कुछ बहुत जरूरी देशों ने इस क्लब को ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। और यही बात इस पूरे इलाके में पावर के समीकरणों को और भी ज्यादा उलझा देती है, खासकर तब जब माना जाता है कि इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर हथियार हैं। ईरान ने तो इस संधि पर साइन किया है, जिसका मतलब है कि वो बिजली बना सकता है, बम नहीं। पर असली सवाल यही है, और शक हमेशा से यही रहा है, कि क्या ईरान शांति की आड़ में चुपके चुपके न्यूक्लियर हथियार बना रहा है? बस यही वो एक सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ है। तो क्या होगा अगर ये न्यूक्लियर टेंशन किसी दिन सचमुच एक जंग में बदल जाए? चलिए अब एक ऐसे सिनेरियो की कल्पना करते हैं जो भले ही काल्पनिक हो पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक काफी हद तक मुमकिन है। इसे वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 2025। डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इजराइल को पक्का यकीन हो गया है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है। और फिर अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर देता है, और इसी के साथ अमेरिका भी इस जंग में सीधे सीधे कूद पड़ता है। और इस हमले की टाइमिंग वो सबसे जरूरी है। यह हमला तब किया जाता है जब ईरान अंदर से बहुत कमजोर है, देश में आर्थिक संकट है और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक सुनहरा मौका है। और फिर होता है वो हमला जो सब कुछ बदल देता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत एक बेहद सटीक मिसाइल हमला तेहरान में चल रही एक गुप्त मीटिंग पर होता है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे जाते हैं। ये वो हमला था जिसने ईरान की पूरी लीडरशिप की कमर ही तोड़ दी। ईरान के लीडरशिप पर इस हमले के बाद ये लड़ाई सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं रहती, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाती है। और इस संकट का सेंटर पॉइंट है एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज।
क्या आपको अंदाजा है कि इस छोटे से समुद्री रास्ते से रोज कितना तेल गुजरता है? 2 करोड़ बैरल। ये दुनिया की इकोनॉमी की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। और भारत के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा करीब 40% तेल इसी रास्ते से आता है। हमले के जवाब में ईरान एक मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दुश्मनों अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए बंद कर देता है। इससे दुनिया के तेल बाजार में हाहाकार मच जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों जैसे चीन और भारत के लिए रास्ता खुला रखता है। ये एक ही चाल में सजा भी है और इनाम भी। लड़ाई अब आखिरी दौर में है। मैदान में तो ईरान हार रहा है, लेकिन अब वो डिप्लोमेसी का एक ऐसा दांव चलता है जो ये दिखाता है कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। ईरान सीज फायर के लिए 3 ऐसी शर्तें रखता है जो वो खुद जानता है कि कभी पूरी नहीं हो सकती। पहली, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कानूनी मान्यता दी जाए। दूसरी, उसे जंग का हर्जाना दिया जाए। और तीसरी, ये गारंटी दी जाए कि भविष्य में उस पर कोई हमला नहीं होगा। ये ऐसी मांगें हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल कभी नहीं मानेंगे। तो फिर सवाल ये है कि ईरान ऐसी मांगे कर ही क्यों रहा है जिन्हें कोई मानने वाला नहीं है? क्योंकि इन मांगों का खारिज होना ही उसकी असली रणनीति है। उसका मकसद समझौता करना है ही नहीं, बल्कि समझौते को तोड़वाना है। जैसे ही ये मांगे ठुकरा दी जाती हैं, ईरान पूरी दुनिया के सामने जाता है और कहता है, देखिए, हम तो शांति चाहते थे, पर इन्होंने ही मना कर दिया। इस तरह वो जंग के मैदान में हारने के बावजूद बातचीत की टेबल पर एक नैतिक जीत हासिल कर लेता है और दुनिया की सहानुभूति भी बटोरता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में क्या डिप्लोमेसी वाकई में शांति लाने का एक जरिया है, या फिर ये बस जंग को अलग तरीके से लड़ने का एक और हथियार बन गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के इस उलझे हुए वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए बहुत जरूरी है।